हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस दो वीडियोस में हमने तीन वीडियोस में 69, 70 और 71 बीपीएससी के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखा है। इस वीडियो में हम लोग 68 प्रीलिम्स के बीपीएससी के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स नो मैटर इफ दे आर मीनिंगलेस कैन बी फाउंड बाय द लेटर ऑफ द वर्ड डेयरी। ये जो वर्ड डेयरी दिया है, इनसे कितने अदर वर्ड्स बनेंगे जिसका कोई मीनिंग भी ना हो तो भी चले। जैसे कि मान लो IADYR, कुछ भी, इसको अरेंज करके कितने वर्ड्स बनेंगे वो पूछ रहा है। मीनिंगलेस वर्ड भी काउंट होंगे। जैसे कितने वर्ड बनेंगे, तो इसमें जितने भी अल्फाबेट्स यूज हुए हैं वो सारे के सारे अल्फाबेट्स डिफरेंट हैं। टोटल 5 अल्फाबेट है, ठीक है। इस पोजीशनिंग पे कोई भी वर्ड्स आ सकता है, कोई भी लेटर आ सकता है, डी आ सकता है, आई आ सकता है, ए आ सकता है, आर वाई कुछ भी। मतलब कोई एक वर्ड आ गया जो इसमें यूज हो जाएगा, नेक्स्ट वाले में अब मात्र 4 ही वर्ड बचेगा आने के लिए, 4 ही लेटर बचेगा, सॉरी। यहाँ पे 3, 2, 1, तो बेसिकली कितने हो जाएंगे 120। या फिर 5 वर्ड है तो फैक्टोरियल 5, सभी डिफरेंट। अगर कोई रिपीटेड रहता है तो जे रिपीटेड रहता है, जितने टाइम्स रहता है उतने फैक्टोरियल से यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 120 होना चाहिए। कोई भी ऑप्शन इसमें से नहीं मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मोर देन वन ऑफ द अबव नहीं होगा, यहाँ पे होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। लास्ट वीडियो में 69 बीपीएससी में ये वाला क्वेश्चन था। इसमें क्या है कि बेसिकली 44 है, 49 है और 37 है। ये जो पैटर्न है इधर से इधर, वो ना ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे ये देखना है कि जो भी ग्रेटर नंबर है तो स्मॉलर नंबर से कुछ ऐसा रिलेशन होगा बाकी दो का, तो इससे वो आता होगा। जैसे यहाँ पे 44 है और 37 है, ये 49 है। वैसे ही 52 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 41 है, 58, 35 और 53। यहाँ से यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का है, 7 का है, और इसमें 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 मिल जाएगा। और यहाँ पे 5 का इंक्रीमेंट है, जब हम इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड है उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटर वाला नंबर हमको मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 11 का डिफरेंस है और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो क्वेश्चन मार्क वाला नंबर है वही क्या हो जाएगा, 27। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज फॉलोइंग द सेम पैटर्न। ये क्वेश्चन ये थोड़ा अच्छा है, अगर डायरेक्ट नहीं समझाएगा 62, 118 ग्रेट। और यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे बेसिकली 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है, 12 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 30 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 6 एंड 5। और यहाँ पे क्या है, 248 है, तो 0 एंड 3, 1। अब नेक्स्ट वाला हमको पता करना है। तो 5, 12, 30 लगभग इसमें क्या है, लगभग 2 टाइम से ज्यादा इसका वैल्यू है। इसका वैल्यू लगभग मतलब अप्रोक्स 2 टाइम हो सकता है, और इसके बीच में ये भी 2 गुना से अधिक। ये मतलब बहुत ज्यादा नंबर वैरी कर रहा है। एक बार और चेक कर ले, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आएगा डिफरेंस है, 12, 18 आएगा, और इसके बीच में क्या आएगा, 26 आएगा, और इसमें 56, 4, 60, 4 एंड 7, 24 आएगा। इसके बीच में भी कोई रिलेशन है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसी में है जो है, क्या आ रहा है डिफरेंसेस, 5 का, 12 का, 30 का, 56 का, 130 का। ये 5 कैसे जनरेट होगा,
5 12 में कुछ हो सकता है, 13 में रिलेशन। तो 5 बेसिकली क्या है, 2 स्क्वायर प्लस 1, 5 लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हैं। 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को 5 स्क्वायर प्लस 5 लिख सकते हैं। 56 को क्या लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर प्लस 7 लिख सकते हैं। 130 को क्या लिख सकते हैं, 9 तो नहीं होगा, यहाँ पर होगा 11 स्क्वायर प्लस 11, 11 स्क्वायर प्लस 9, 11 121 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। ये क्या फीचर्स है, 2 3 5 7 11। देखो तो ये जो नंबर है वो कौन से नंबर होते हैं, ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर, ये होते हैं प्राइम नंबर। तो बेसिकली अगला टर्म प्राइम नंबर कौन सा होगा, 13 होगा, तो 13 का स्क्वायर। और ये जो है इंक्रीमेंट 1 का है, 2 का है, 3 का है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9। बेसिकली ये ऑड नंबर है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 11 आएगा। तो 13 का स्क्वायर 169 प्लस 11, ये कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, तो 180 का डिफरेंस होगा। तो जो 248 है और ये जो नेक्स्ट टर्म यहाँ पे चाहिए, ठीक है, तो ये डिफरेंसेस कितने के आना चाहिए, 180 के आने चाहिए। मतलब क्या है कि इसको अगर 248 से निकाल माइनस करेंगे, जो भी हमको निकालना है, तो ये 180 आना चाहिए। तो जो क्वेश्चन मार्क है वो कितना आना चाहिए, 180 प्लस 248, तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 4 12 2 1 3 4 8 4 कौन सा ऑप्शन है, ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रहा है फास्टर इज रिटन एज दिस एंड मॉन्क इज रिटन एज। तो ये बोले थे कि यहाँ पे देखो ये जो भी दिया वर्ड्स उससे ज्यादा यहाँ पे क्या दिया है, कोडिंग फॉर्म में। तो इसको थोड़ा गैप करके लिखेंगे क्या दिया है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फास्टर, ठीक है। एफ का कोड क्या होता है 7, ए का क्या होता है 1, एस का क्या होता है 19, टी का 20, ई का 5, आर का होता है 18। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, इसका corresponding वैल्यू दिया है 22। तो देखो एफ का जगह पे क्या दिया है 22, ऐसे दिया ना 22 29 21 23 19 29 21 23 19। तो एफ का ऑपोजिट वाला क्या होगा, 27 से घटा देंगे 20 होगा, ये 6 होता है, एफ 6 पे आता है, ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या दिया है 1, ये कैसे आएगा, इसमें 1 का एडिशन किया तो 22 आया। ए का वैल्यू 1 है तो इसके जगह पे क्या दिया है 2, 2 यहाँ पे है तो एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें 1 का एडिशन कर देते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 19, तो 19 यहाँ पे क्या दिया 9, तो 19 को जब हम 27 से 19 माइनस करेंगे तो इसका अपोजिट वाला क्या आएगा, तो 27 से तो 1 8 आ जाएगा और 8 में 1 जोड़ देंगे तो ये 9 आ जाएगा। ये वेरीफाई हो गया। टी दिया है 20, यहाँ तक हम कर दिए 9, अब यहाँ पे क्या दिया 21, इसको सीधे +1 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21। ई के जगह पे है 5, ई के जगह पे है 5, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट हो जाएगा 27 22, 22 में 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 23, और 18 है 18 में 1 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 19। ऐसा कुछ है। तो अब देखो कहाँ पे अपोजिट किया गया है, एफ के जगह पे अपोजिट किया गया है, देन 1 एडिशन हुआ है, ए में नहीं हुआ है, एस में हुआ है, ठीक है, ई में भी हुआ है, ई में भी हुआ है और आर में नहीं हुआ है। ई में अपोजिट किए हैं, टी में नहीं किया, सॉरी टी में जो है हम लोग नहीं किया, ठीक है। अपोजिट हुआ है एफ में, एस में और ई में। तो बेसिकली ई जो होता है वो वोवेल होता है, ये दोनों कॉन्सोनेंट है। तो ये अल्टरनेट पोजीशन पे हम कर रहे हैं, देखो ऐसे अल्टरनेट पोजीशन पे क्या कर रहे हैं, अपोजिशन कर रहे हैं। तो एक और हमारे पास दिया है, उससे हम इस अपने कंक्लूजन को वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे मॉन्क दिया है, मॉन्क के जगह पे ये ऑप्शंस क्या है,
जो कोडेड फॉर्म है वो 15, 16, 14, 12 दिया है। ठीक है, m होता है हमारा 13, m क्या होता है 13, o क्या होता है 15, n 14 एंड k इज 11। अब यहाँ पे देखो 13 का अपोजिट क्या होगा, 13 का अपोजिट 14 होगा। कैसे अपोजिट निकालते हैं, 27 माइनस 13 क्या आ जाएगा 14, वो बोल रहा हूँ 14, इसमें क्या होगा 1 ऐड होगा, ये क्या आ जाएगा 15। नेक्स्ट क्या दिया है o, o है 15 और वहां पे दिया है डायरेक्ट, तो o को 1 ऐड किया 16 आ गया। यहाँ पे 14, वहां पे भी दिया है 14, तो 14 में 1 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा, बट इसका अपोजिट निकालते हैं। इसका अपोजिट निकालेंगे तो 27 माइनस 14 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 13, और 13 में जब 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा फिर 14, ये वेरीफाई हो गया। कि 11 दिया है, 11 दिया, वहां पे 1 12 है तो 1 ऐड कर देंगे 12 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑपोजिट एडिशन, यहाँ पे ऑपोजिट एडिशन, तो ये भी अल्टरनेट पोजीशन पे हो रहा है। तो ये जो हमारा कंक्लूजन है वो वेरीफाई हो गया। तो अब इसका आंसर निकाल देंगे गाइड का। पैटर्न हम आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जी का वैल्यू होता है 7, यू का वैल्यू होता है 21, आई का वैल्यू होता है 9, डी का 4, ई का 5। इस पोजीशन पे हमें चेंज करना है 20, 20 में एक जोड़ देंगे, यहाँ पे 22 होगा, यहाँ पे मेरा 21 होगा, यहाँ पे 9 है, 9 का अपोजिट कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 में 1 जोड़ देंगे 19 हो जाएगा, और यहाँ पे चेंज नहीं होगा, 4 से 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 का क्या हो जाएगा, 5 का 22, 22 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ पे 23 हो जाएगा। तो ये जो होगा हमारा आंसर होगा 22, 22 है, 22, 21, 19, तो यहाँ पे 22, 21, 19, 5 एंड यहाँ पे 22 दे रहा है, ई 5 है, 22 प्लस 1 इसमें गए, फिर यहाँ से आई और ई तो 5 है, जी का वैल्यू क्या होता है ई एफ, जी है 7, 7 है तो 20 प्लस 1 22। इसका आंसर यहाँ पे तो लास्ट वाला ऑप्शन पैटर्न मैच नहीं कर रहा है, आंसर तो यही होगा। E5 फिफ्थ पोजीशन है तो 22 प्लस 1 23, इसका आंसर ये होना चाहिए। A rectangle has an area of 38 centimeter square and perimeter 26 centimeter. Its sides are this. एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इस रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है 30 और इसका पेरीमीटर दिया है 26 सेंटीमीटर। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। पेरीमीटर क्या होता है, इन सब ये जो लेंथ है ना इसको बोलते हैं पेरीमीटर, और ये क्या है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है तो ये और ये इक्वल होंगे और ये इक्वल, ठीक है, और एरिया क्या होता है, ये अगर लेंथ है ये अभी ब्रेथ है, ठीक है, तो एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, तो ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एल बी क्या दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर बोला ना, तो ये एल है तो ये भी एल होगा, और ये ब्रेथ है तो पेरीमीटर क्या होगा एल प्लस एल 2L प्लस 2B, यानी 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये कितना दिया हुआ है, ये दिया है हमारे पास 26 सेंटीमीटर, बस सॉल्व कर लेना है। तो ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्टली भी सोच सकते हैं, अगर ये 2 नंबर है ऑप्शन से वेरीफाई कर लिए, 10 और 3 उठाए तो समझो 10 इंटू 3 क्या 30 होता है, हाँ होता है। अब यहाँ पे 10 प्लस 3 रखो 13, 13 दूनी 26, तो ये तो ऑप्शन वेरीफाई कर गया, पहला ही आंसर हो जाएगा। दूसरा देखेंगे तो 5 इंटू 6 ये भी 30 होगा, तो ये वाला इक्वेशन तो ये वेरीफाई कर रहा है 5 इंटू 6, लेकिन 5 प्लस 6 क्या होता है 11, 11 इंटू 2 क्या होता है 22, तो ये नहीं होगा। इसी तरह इसको भी चेक कर सकते हैं, 2 15 दिया तो यहाँ पे तो वेरीफाई हो रहा है 2 इंटू 15 30 प्लस 2 प्लस 15 क्या हो जाएगा 17, 17 इंटू 2 क्या हो जाएगा 34, तो इसलिए ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। अदरवाइज इसको सॉल्व करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, एक इक्वेशन हमारे पास ये बनता है और दूसरा क्या बनता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ बनता है 26, ठीक है।
तो ये 2 हो गया, L हो गया, और यहाँ पे ब्रेथ के जगह पे क्या लगा देंगे, ब्रेथ अगर सिर्फ निकाले तो 30/L हो जाएगा, और ये 26 है, तो 2 से ये 13 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, L स्क्वायर प्लस 13 इज इक्वल्स टू 13L हो जाएगा। L स्क्वायर माइनस 13L प्लस 30 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको 13 को क्या करना है, ब्रेक करना है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे क्या होगा, -10L माइनस 3L प्लस 30 बराबर 0। अब यहाँ से L कॉमन निकालेंगे, L माइनस 10 आ जाएगा, और यहाँ से -3 कॉमन निकालेंगे, ये हो जाएगा L माइनस 10 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे L माइनस 3 आएगा, और यहाँ पे L माइनस 10 बराबर 0। अब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो L माइनस 3 बराबर 0 एंड L माइनस 10 बराबर 0, तो L बराबर 3 और 10 ये दोनों यहाँ से निकल जाएगा। अदरवाइज ऑप्शन बेस्ट सॉल्यूशन था, वहां से बना सकते थे। यहाँ पे बोलता है एक शॉपकीपर है जो कि 10% डिस्काउंट जो होता है वो ऑफर करता है अपने आइटम पे, जिसका मार्केट प्राइस कितना है, 400 है। तो 400 है, इस पे जो है दुकानदार वो 10% का डिस्काउंट दे देता है, 10% का डिस्काउंट देता है, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, 360। कैसे हुआ, इसका 10% क्या होता है, 40 रुपया, 40 रुपये का छूट दे दिया, तो 400 अगर उस पर दाम लिखा हुआ था तभी क्या हो जाएगा, 360 में वो हमको देगा। लेकिन बोलता है इफ ही चार्ज 10% जीएसटी, अब ये जो दे रहा है इस पे क्या करता है, 10% का जीएसटी लगा देता है। तो 360 पे 10% का जीएसटी लगाना, तो फाइनल ऐसा निकाल सकते हैं, 360 इंटू 110, यही आंसर होगा। अगर ऐसे नहीं समझ आता है तो ऐसे भी सोचेंगे, 360 था, अब इसमें 10% जीएसटी देना है, दोनों से ही सोल्यूशन आएगा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 360 और ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 36 आ जाएगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 396। और इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, 36 इंटू 11, बिकॉज दिस बोथ 0 गेट कैंसिल बाय द डिनोमिनेटर 0, यहाँ पे 36 इंटू 11 आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 36 693 396 यहाँ से आ जाएगा। जैसे आपको ज्यादा अच्छा फील हो या फिर कम टाइम लगे, जिसमें आप कंफर्ट हो, उस स्टेप को लेकर बना लो। नेक्स्ट बोलता है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। इसमें वाइस प्रेसिडेंट दिया है, प्रेसिडेंट दिया है, प्रेसिडेंट जहाँ दिया है नो डाउट इसको 1 डालो, देन स्पीकर, देन प्राइम मिनिस्टर, देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट देन वाइस प्रेसिडेंट, ये हायरार्की ऑर्डर है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट किसको फॉलो करेगा, प्रेसिडेंट को, एंड देन और वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो किसको करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को, और प्राइम मिनिस्टर को कौन करेगा, स्पीकर, एंड देन स्पीकर को कौन फॉलो करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद है। तो 1 2 3 4, 1 की जगह पे 2 है, 2 पे 1 है, 3 पे प्राइम मिनिस्टर, 4 पे स्पीकर, एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 पे। ये किसी ऑप्शन में है, 2 1 4 3 5 कहाँ है। नेक्स्ट है रेशमा डोनेट 1/4 ऑफ हर प्रॉपर्टी टू अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। रेशमा जो है वह अपने संपत्ति का 1/4 हिस्सा जो है वह किसी एक चैरिटी को क्या करती है, दान कर देती है, ठीक है। एंड डिवाइड्स द रिमेनिंग प्रॉपर्टी, अगर उसका प्रॉपर्टी मान लो 1 है तो उसका 1/4 हिस्सा वो क्या दे दी, चैरिटी दे दी, तो उसका कितना बचा, 3/4। ये इसके पास अभी बचा है 3/4 हिस्सा। तो बोलती है जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है, डिवाइड्स द रिमेनिंग प्रॉपर्टी इक्वली अमंग हर 3 चिल्ड्रन, वो अपने 3 बच्चों के बीच में इस प्रॉपर्टी को बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो ये 3/4 हिस्सा है, इसको क्या करती है, वो 3 हिस्सों में बांट देती है। देन द पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी ईच चाइल्ड गेट्स, तो ये कितने पार्ट, 1/4, बिकॉज 3 3 गेट कैंसिल्ड, तो 1/4 होगा, एक एक बच्चे के हिस्से में जाएगा। तो द पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी ईच चाइल्ड गेट्स इज 1/4, 1/4 हिस्सा जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसमें बोलता है एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस। स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है, ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर में क्या होते हैं, चारों साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और दो साइड्स के बीच में एंगल क्या होता है, वो 90 डिग्री का होता है। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये जो दो साइड्स के बीच में एंगल है वो 90 नहीं होता है, बाकी जो है सब प्रॉपर्टी सेम है, चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ये तो
कंडीशन जो है एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, तो हर एक स्क्वायर क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। अभी एंगल यहाँ पे नहीं है, तो ये बात एकदम 100% क्या है, ज्योमेट्रिक ट्रू है, ये ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ही है। देन है एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर तो यही है। अब ये क्या रेक्टेंगल हो सकता है, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी बोलता है, रेक्टेंगल बोलता है कि मतलब ये साइड्स जो होंगे आपस में इक्वल होंगे, ऐसा अपोजिट साइड जो होंगे इक्वल होंगे और सबके बीच में क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे स्क्वायर जो है ये तो अपोजिट साइड, अगर इसको अपोजिट माने दिए तो इक्वल है और ये इसके साथ इक्वल है, तो जितने स्क्वायर है वो तो रेक्टेंगल होंगे, ये भी ज्योमेट्रिकली ट्रू है। देन एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। तो रोम्बस हमारे पास ये है, क्या ये पैरेललोग्राम होगा? पैरेललोग्राम क्या बोलता है, पैरेललोग्राम ये बोलता है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगे, ये लाइन आपस में पैरेलल और इक्वल होंगे। तो ये रोम्बस में क्या है, रोम्बस में भी तो यही है कि अगर अपोजिट साइड की बात करेंगे ये सब इक्वल होता है, तो अपोजिट साइड ये और ये तो इक्वल है और ये इसके साथ इक्वल है पैरेललोग्राम में। तो इसमें जाएंगे तो इससे पूछेंगे क्या ये इसके अपोजिट वाले से इक्वल है और पैरेलल है, हाँ पैरेलल है। और इसमें भी क्या है, ये इक्वल है और ये अपोजिट साइड इक्वल है और ये जिस समानांतर रेखा से ऐसे है वैसा ही ये है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है। वैसे ही ये वाला और ये वाला पैरेलल है, तो ये जितने भी रोम्बस हैं वो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं। तो ये वाला भी स्टेटमेंट क्या है, ज्योमेट्रिकली ट्रू है। तो यहाँ पे बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, इन अ फैमिली ऑफ सम पर्सन बी सेज दैट आर इज डॉटर ऑफ माय सिस्टर ए। तो कोई एक फैमिली है, ठीक है, उसमें बी क्या बोलता है, बी बोलता है ए मेरी सिस्टर है और उसकी जो बेटी है वो आर है। इसकी क्या है, ये सिस्टर है और आर जो है ए की क्या है, बेटी है, डॉटर है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जनरेशन कौन कौन सा हो गया, ए बी जो है वो एक जनरेशन के हो गए और आर जो है इसका नेक्स्ट वाला जनरेशन। अब बोलता है आर इज डॉटर ऑफ सिस्टम, आइए हु इज ओनली डॉटर ऑफ टी। यहाँ से समझो, बी कहता है कि आर मेरी बहन ए की पुत्री है, जहाँ ए टी की इकलौती पुत्री है, जहाँ ए टी की इकलौती पुत्री है। ये किसी की बेटी है, वो कौन है, टी की, और ये क्या है, गर्ल्स है, डॉटर है। ये क्या है, फीमेल है। फीमेल को यदि हम इससे दिखाएं और मेल को इससे दिखाते हैं, ठीक है, तो ये फीमेल है। नेक्स्ट बोलता है एक्स टी और जेड की संतान है। तो ये टी की ही बेटी है और एक्स जो है वो टी और जेड की संतान है और ये इकलौती बेटी है। ये इकलौती बेटी है, तो ये जो एक्स आएगा वो क्या आएगा, वो तो पक्का है कि क्या आएगा, सन आएगा, ठीक है। और ये इसकी बहन है और ये चूंकि टी की इकलौती पुत्री है, इकलौती बेटी है, तो ये भी क्या होगा, बेटा होगा। ये जो है भाव बहन है और इसमें एकलौती ये पुत्री है टी की, तो इसका मतलब क्या है, टी और जेड की इकलौती, टी और जेड का ये संतान एक्स है, तो ऑब्वियस सा बात है जेड जेड की भी संतान ये होंगे। ये क्या हो जाएगा, टी और जेड आपस में कपल होंगे, ठीक है, और इनके बेटा होगा एक्स और बी और इसकी बेटी होगी ए। ये बेटा कैसे डिसाइड किए, क्योंकि ये बोलता है ये जो है इकलौती पुत्री है, जहाँ ए टी की इकलौती पुत्री है और एक्स टी और जेड की संतान है। अब देखो यहाँ पे बोलता है जहाँ जेड एच की दादी या नानी है, जेड जो है ये जेड, तो ये फीमेल हो गया और ये मेल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों कपल है, इनके एक बेटी है, दो बेटा है, एक्स है, बी है, और ये जो जेड है वो एच की दादी नानी है। अब ये किसी की दादी होंगी, तो इधर कोई जो आ रहा है इसी का कोई एक सिबलिंग एच होगा, एच की दादी या नानी है जो भी है। अगर दादी हुई तो इनमें से कोई बी, एक्स और बी का ये बेटा होगा। अगर नहीं हुई तो ये क्या होगा, ए का कोई बेटा हो या बेटी होगा एच, तभी तो नानी होगी। अगर इसकी बेटी का कोई बेटा होगा तो ये जेड क्या कहलाएगी, दादी या नानी। और इसके बेटे का अगर कोई बेटा बेटी होगा तो क्या होगा, दादी होगा। तो ये एक श्रेणी के आएंगे, मतलब ये एक जनरेशन का आएंगे, आर और एच। आर कौन थे, आर जो है इसकी बेटी है, आर ए की बेटी है और एच अभी हमको आइडेंटिफाई नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट है, जैसे इसको साफ क्लियर लिख देते हैं। ए की बेटी आर है और एच के यहाँ पे बात किया गया है। के एम की माँ है, के जो है एम की माँ है, जो एच की इकलौती बहन है। अब ये एच की इकलौती बहन है के एम की माँ है। देखो एम यहाँ पे क्या बोलता है, के जो है एम की माँ है जो एच की इकलौती बहन है। जो एम है वो एच की क्या है, इकलौती बहन है, और इसकी माँ कौन है, के है। तो इसकी माँ है तो इस जनरेशन में जाएगी के, ये क्लियर हो गया। और ये इसकी बहन है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है एक्स इज अनमैरिड, क्या अविवाहित है, तो ये क्या है, अनमैरिड है। तो ये बात से क्या क्लियर हो गया कि ये जो लड़का है टी और जेड का एक्स, इसका शादी नहीं हुआ है, और ये के जो है वो एम की माँ है, इस जनरेशन से बिलोंग करती है, तो इसकी ये वाइफ होगी, इसकी ये क्या होगी, वाइफ होगी। तो बी की वाइफ, जो टी और जेड का जो बेटा बी है, उसकी वाइफ कौन हुई, के हुई, ठीक है। और इसी इसकी जो बेटा या बेटी होगा वो एम है, ठीक है। यदि एस ए का जीवन साथी है, एस ए का जीवन साथी है, अच्छा इसका है, तो ये फीमेल है तो ऑब्वियस इसका जीवन साथी है, तो ये मेल होगा। देन बोलता है के का एस से क्या संबंध है, के का एस से क्या संबंध है, इसका और इसके साथ क्या संबंध है, ये बताना है। तब इसमें बोलता है कि बहनोई देवर साला पहला, फिर भाभी ननद साली, बहनोई देवर साला की पत्नी। तो बताना है यदि एस ए का जीवन साथी है तो के का एस से क्या संबंध है, के का, के क्या लगेगी एस का, तो के क्या लगेगी, तो के यहाँ पे दिया हुआ है जो कि क्या है, बी की वाइफ है, तो इसके क्या लगेगी। तो एस और बी में क्या रिलेशन है, एस और बी में पहले देखो, एस और बी में क्या रिलेशन है कि ये इसका साला है, एस का साला कौन है, बी, ठीक है। तो ब्रदर इन लॉ कौन हुआ, बहनोई, तो ये हो गया बी। तो एस और बी का रिलेशन पता चल गया, क्या है, ब्रदर इन लॉ का, और बी की वाइफ ही तो के है, तो ब्रदर इन लॉ की क्या है, के कौन है, पत्नी है, तो क्या हो जाएगा, वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ। तो सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसको एक बार आप लोग सॉल्व कीजिएगा, समझ आ जाएगा। जो है ये प्रोसेस ऐसे है, जनरेशन वाइज लिख दीजिएगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उसके अकॉर्डिंग एक एक स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन बनाइएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका आंसर होगा वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ। थैंक यू फॉर द सेशन।